हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल पेट 2023 के लिए लगातार आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें आज जो है घटना चक्र जो सीरीज है उसको शुरू करने वाले हैं। जिसमें प्रैक्टिस सेट 10 जो है इसको कराएंगे आज इस वीडियो में, और इसके बाद 10, 9, 8, 7 इस तरीके से उल्टा जो है सेट जो है कराएंगे इसमें। चलिए इस सेट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन है, उस देश की पहचान करें जिसे पाक जलमरुमध्य से भारत को अलग किया है। ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या इंडोनेशिया। तो पाक जलमरुमध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखना है इसमें कि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पहला फड़ पेंटिंग राजस्थान, सौरा पेंटिंग उड़ीसा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर जो है ऑप्शन सी। ठीक है, और क्यों हो जाएगा? क्योंकि यही गलत है यहाँ पे, क्योंकि गुलेर पेंटिंग जो है ये कर्नाटक की नहीं है बल्कि ये है हिमाचल प्रदेश की। ये हिमाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? ऑप्शन है वर्षा, हवा, घास या खनिज। ठीक है, तो जैविक घटक का मतलब है कि इसमें जीवन हो। ठीक है, इसमें जीवन किसमें पाया जाता है? घास, मतलब घास पेड़ पौधे इसमें क्या है, इनको जीवित माना जाता है। ठीक, तो घास क्या है? जैविक घटक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 5 अगस्त को, 5 जुलाई को या 28 जुलाई को। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है 28 जुलाई को, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में है स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है ये स्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, नेहरू द इन्वेंटर ऑफ इंडिया, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या इनग्लोरियस एम्पायर। संजय बारू ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये है किसके बारे में? ठीक है, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनके बारे में ये बुक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड या गोवा। तो कॉमन जो है सामान्य सिविल कोड जो लागू है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या थाईलैंड। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये हैं कहाँ के? ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तृतीय क्रियाकलाप मतलब है तृतीय क्षेत्र, जैसे होता है ना प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, वैसे ही इसमें पूछ रहा है कि तृतीय क्षेत्र जो है इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में आएगा ट्रेडिंग। ठीक, वैसे ही खेती है प्रथम क्षेत्र, विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, पटना, भोपाल या जयपुर। तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है यह है पटना में। पटना कहाँ है? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष कौन थे? आर.जे. चलैया, एन. नरसिम्हन, आर.एन. मल्होत्रा या अर्जुन सेन गुप्ता।
तो कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे उसके अध्यक्ष जो थे वो थे आरजे चलैया। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसी कमेटी का नाम ही है आरजे चलैया कमेटी, जो किस पर किस लिए बनी थी? कर सुधार के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार के किस योजना का लक्ष्य है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें क्या है कि आपको अगर ऑप्शन नहीं भी पता है तो आपका अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा कि ये जो है किसी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी आँख कान नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, साधारण या समतल? ठीक है, तो आँख कान नाक गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर जो हैं दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम नाइट्रेट से या कैल्शियम बाइकार्बोनेट से? तो गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से पौष्टिक स्तर पर स्थित होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसमें आप प्रथम यहाँ देख के कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि प्रथम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शाकाहारी जो हैं और प्रथम उपभोक्ता, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली जो श्रृंखला बनेगी किसकी बनेगी? पेड़ पौधों की। ठीक, तो पेड़ पौधे जो हैं ये प्रथम में आएंगे और शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता जो उनको खाते हैं वो आएंगे द्वितीय में। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मार्स गैस? तो अग्निशमन के लिए हम प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला क्वेश्चन है, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण है? मीथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हेक्सेन और प्रोपेन या मीथेन और ब्यूटेन? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पेट्रोलियम एलपीजी जो मिश्रण है किसका है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसकी जो एलपीजी जो गैस है इसकी गंध नहीं होती है। इसमें गंध देने के लिए जब लीक होता है, जैसे जब रिसाव हो, तो उसको पता करने के लिए उसमें से अलग से गंध मिलाई जाती है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि वो गंध का नाम, मतलब जो मिलाया जाता है इसमें, वो उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 14 से 18? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये जो है किस में आता है? क्या आता है? फंडामेंटल राइट में। और ये कितने हैं? ये होते हैं 6। पहले 7 थे, अब हो गए हैं 6। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1947 या 26 नवंबर 1949? ठीक, तो पूछ रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अंगीकृत पूछा है, लागू नहीं पूछा है। तो अंगीकृत कब किया था? ये किया था 1949 में। ठीक, 26 नवंबर 1949 में। और 26 नवंबर 1950 में क्या है? ये लागू हो गया था। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ग्राम सभा या लोकसभा को? तो पॉपुलर चैम्बर जो कहते हैं ये कहते हैं लोकसभा को। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1955 में, 1951 में, 1962 में या 1965 में? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1962 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक मेहता समिति के पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति आई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति आई थी। ये कब आई थी? 1958 में शायद आई थी, कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेना आप लोग इसको। 1958 में आई थी और ठीक 20 साल बाद जो है इसके
अठहत्तर में 1978 में आई है अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो थी, ठीक है, इसने जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रतिमान की जो है बात करी थी, और अशोक मेहता समिति ने करी थी द्विस्तरीय प्रतिमान की। तो आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। और पहले कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था लुई फिशर, विलियम एल सीवेर, वेब मिलर, नेगली फार्सन। तो अमेरिकी पत्रकार जो था, जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ था, उसका नाम लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या गोलमेज सम्मेलन के समय। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो दिया था गांधी जी ने, ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है। और यह असहयोग आंदोलन हुआ कब था? ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रनदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, या एनएम जोशी। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, ये थे लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सैयद अली इमान, पीएस शिवस्वामी अय्यर, तेज बहादुर सप्रू। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, और मिलान करना है इसमें, एक तरफ दिए हुए हैं प्रस्ताव योजना अधिनियम है, दूसरी तरफ सन दिए हुए हैं कि कब ये अधिनियम कब आया, प्रस्ताव कब हुआ, या योजना कब लागू हुई या कब आई, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम जो है ये कब है? ये है 1935, ठीक है। ये सही मिलान है इसका सामने। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये आया है 1942 में, ठीक है, ये है 1942 में। अगस्त प्रस्ताव जो है ये कब है? तो ये है 1940 में। और वेवेल योजना कौन सी है, कब आई है? ये है 1945 में, ठीक है। तो नंबर क्या क्या हो जाएगा इसका? 1, 4, 2 और 3। ऑप्शन कहाँ पे इसमें है? ऑप्शन है 1, 4, 2 और 3। ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो करी थी, ये करी थी विलियम जोन्स ने। तो आपको सन भी ध्यान रख लेना, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1784 में। की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। ऑप्शन है अर्जुन, बिंदुसार, बुद्ध, या अशोक। तो ये क्या थी कि बुद्ध की पालक माता थी, ठीक है, बुद्ध की ये पालक माता थी। इनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, जो पहले महिला थी जो जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। तो आपको नाम याद रखना है कि नाम भी पूछ लेता है डायरेक्ट इस तरीके से कि पहली महिला भिक्षुणी के रूप में किसे चुना गया था? महाप्रजापति गौतमी। और ये कौन थी? ये थी बुद्ध की पालक माता, मतलब इन्होंने ही इनको पाला पोसा था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, या सांची से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है ये प्राप्त होता है एरन से। 1857 के दौरान मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, या शाह आलम द्वितीय। तो 1857 के दौरान जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन, या हर्षवर्धन। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं, आपको ध्यान रखनी है। और इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन। क्योंकि रैंडम अलग अलग भी पूछ सकता है कि रत्नावली के लेखक कौन है, या प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, या फिर नागानंद के लेखक कौन है।
इस तरीके से पूछ सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों किसकी हैं, हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या बिहार? और ये पूछा है क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार की। ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें वह स्थित है? ठीक, तो ऑप्शन है डल झील हिमाचल प्रदेश, चिल्का झील महाराष्ट्र, भीमताल झील उत्तराखंड, लोकटक झील असम। तो इसमें जो भीमताल झील है उत्तराखंड, ये सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। तो बाकी कहाँ कहाँ है? तो डल झील कहाँ पे है? ठीक है, तो डल झील है जम्मू कश्मीर में, ठीक। चिल्का झील है उड़ीसा में, और लोकटक झील जो है ये है मणिपुर में। उस पे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया था पीटी के लिए, उसमें राज्य के तरीके से फोटो एक डाल दी गई थी। इसमें राज्य के तरीके से उसमें किस राज्य में कितनी झीलें हैं वो लिखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाके देख लेना और याद कर लेना, क्योंकि झील जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला है, घास के खुले मैदान वेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या अमेरिका? तो घास के खुले मैदान जो वेल्स हैं ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? तो नागार्जुन सागर बांध जो स्थित है ये स्थित है कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर उदाहरण है ज्वालामुखी धारी, अपर्दित घाटी, अक्षीय गर्त या आकार की घाटी? तो लाल सागर जो उदाहरण है ये उदाहरण है अक्षीय गर्त का। अगला क्वेश्चन है, इसमें देश और मुद्राएं जो हैं उनको मिलान करना है। एक तरफ देश है, एक तरफ मुद्राएं दी हुई हैं। तो अजरबैजान की जो मुद्रा है वो क्या है? मनात है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरा। और इथियोपिया की मुद्रा है बर। तो इसका जो है क्रम क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2। ये ऑप्शन ए, 3, 1, 4 और 2। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला जो है, केंद्रशासित प्रदेश दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है। तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की है लेह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? यह है पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है? दमन। क्रम क्या हो जाएगा इसका? 3, 1, 2 और 4। ये है इसमें 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। फिर इसके बाद इंग्लिश का पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें, और पैराग्राफ सॉल्व करने के पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि हाँ, पैराग्राफ सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करो कि क्वेश्चन देखो। कि कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन इसमें होते हैं पैराग्राफ में कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है पैराग्राफ, और एक दो क्वेश्चन जो होते हैं कि जिनके बारे में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन्हें क्या किया करो कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन में कुछ जो शब्द लिखे हों उनको पूरे पैराग्राफ में पूरा पढ़ना नहीं है आपको, उस शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको बस देखना है कि वो शब्द कहाँ पे पैराग्राफ में है। जहाँ पे वो शब्द मिले आप उनको पूरी लाइन पढ़ लो वहीं पे, और आपका जो आंसर है वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, वो मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपका पैराग्राफ पढ़ने का टाइम बच जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी पैराग्राफ, तो वहाँ पर चलेंगे फिर। तो पहला क्वेश्चन है, मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाई पीपुल। ऑप्शन है लिटिल, फ्यू, मैनी या बिग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉमन सेंस की बात है, कुछ इतना पता तो होगा ही कि मैंडरिन जो है वो चीन की भाषा है। भाषा अगर है ठीक बोली जाती है तो अच्छे मतलब बड़े स्केल पे बोली जाती होगी, ठीक है। तो वहाँ पे लिटिल जो है नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, बिग जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ तो है नहीं जिसको तुम बता सको कि यहाँ छोटा है बड़ा है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी मैनी हो जाएगा, ठीक है।
मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाई मैनी पीपल। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन एज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लिंग्विस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्ट। अगला सिनोनिम देखना है लॉयल्टी का। ठीक है, तो फेथफुलनेस, हेट्रेड, प्लेजर, डिसलाइक। तो लॉयल्टी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फेथफुलनेस। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, इसमें देखना है एंटोनिम देखना है, और वर्ड है क्लैश। ठीक है, तो क्लैश का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब कि विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, सिनोनिम में क्या होता है कि पर्यायवाची देखना होता है कि जो लॉयल्टी का अर्थ होता है जैसे वैसे ही उसका अर्थ मैच होना चाहिए अन्य शब्दों से, तो होता सिनोनिम। क्लैश जो है एंटोनिम देखना है यहाँ पे, तो बैटल, आर्गूमेंट, ब्रश, हारमनी। ठीक है, तो क्लैश का एंटोनिम मतलब विलोम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हारमनी। ठीक है, क्लैश, बैटल, आर्गूमेंट लगभग इनका मतलब एक ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। ठीक है, इसमें देखना है कि लाइन दी हुई है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा इसका। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो इसका आंसर क्या होगा, एलिजिबल, इनफॉलिबल, इनएक्सप्लिकेबल या इनकम्प्रहेंसिबल। ठीक है, तो समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकम्प्रहेंसिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शब्द युग्म दिया हुआ है, हिंदी शुरू है यहाँ से, और देखना है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म जो है कौन सा है। तो आकर, आकार, खान, आकृति। ठीक है, तो यही जो है ऑप्शन ए जो है सही शब्द युग्म वाला है इसका। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो 46 का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। अगला है, नाविक का सही संधिविच्छेद क्या है, नाव प्लस इक, नौ प्लस इक, ना प्लस विक या नावी प्लस का। तो नाविक का सही संधिविच्छेद हो जाएगा इसमें नौ प्लस एक, और ये संधि कौन सी है, ये अयादी संधि। ये अयादी संधि है। उर्वशी किसका काव्य है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो उर्वशी जो है काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी या मान्य या धान्य। ठीक, तो विलोम शब्द युग्म जो देखना है सही नहीं है, तो भद्र का अभद्र ही होता है, सही है। भय साहस ये भी सही है, मूढ़ ज्ञानी ये भी सही है, मान्य क्या अमान्य होगा यहाँ पे। ठीक है, मान्य क्या यहाँ पे अमान्य होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना या अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना का मुहावरे का सही अर्थ होगा अचानक आफत आ पड़ना। अगला क्वेश्चन है इसमें जो मैथ्स यहाँ से शुरू है, और इसमें क्या है कि ये फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे कि ये मान लो यहाँ पे ए बी सी, अगर इसको मान लेते हैं, ठीक है, 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसको माइनस 3abc। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला है, और इस फार्मूले में आप इसको ऊपर वाले को रख देंगे, तो इसके बाद ऊपर नीचे सारा कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आंसर आएगा इसका क्या उनका 15.4 ऑप्शन सी। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे करा नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में एक घंटे का दशमलव में मान कितना है। तो एक सप्ताह में देखते हैं कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, और घंटे कितने होते हैं एक दिन में 24। ठीक, और ये पूछ रहा है जिसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, ठीक है, 168। ठीक है, 168 घंटे आएगा, और ये पूछ रहा है इसमें एक घंटे का दशमलव में मान कितना है। तो एक घंटे का मतलब 1/168।
68 कर देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52 का ये 0.0059। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सबसे न्यूनतम कौन सा देखना है। ठीक है, और भिन्न दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें दो तरीके हैं। ठीक, एक क्या करना है आपको कि 3 को 4 से भाग दो, फिर 3 को 5 से भाग दो, 3 को 7 से दो, 3 को 8 से दो, फिर 3 को 11 से दो। ये मान जो दशमलव में आ जाएंगे। ठीक, जो भी इसमें आएंगे उसके बाद आप लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दूसरा तरीका है कि ऊपर के जो इसमें अंश हैं ये बराबर हैं। जब अंश बराबर हों तो हर में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी हो जाएगी इसमें। ठीक है, क्योंकि इसे मान लो कि कोई एक चीज़ है, उसको जितना पार्ट में करोगे, ठीक है, वो उतनी ही ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होगी। 1/4, ठीक है, कम पार्ट में डिवाइड होगी। 1/5 ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होगी। जो 1/5 ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होगी तो उसका जो है न्यूनतम जो मान उसका जाएगा इसमें जाएगा 1/5 में। इसीलिए 3/11 जो है इसका आंसर जो है सही होगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम जो इसमें ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंश जो है बराबर हैं और अंश जो है हर जो है सबसे बड़ा इसमें किसमें है, ये 11 में। तो 3/11 ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। ए, बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है, और यदि बी और सी का औसत भार 44 किलोग्राम, सी और ए का औसत भार 46 किलोग्राम, तो सी का भाग कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि जब औसत निकालते हैं क्या करते हैं कि जितनी संख्या होती है उससे उसको भाग देते हैं। ठीक है, या क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे। तो 3 संख्या की बात हो रही है यहाँ पे 3 लोगों की, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 52 गुणे 3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक, वैसे यहाँ बात हो रहा है बी और सी का औसत भाग 44 है। इस जगह तो ये क्या करेंगे यहाँ पे 44 को 2 से करेंगे गुणा, क्योंकि यहाँ पे 2 की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 88। ठीक, फिर यहाँ पे सी और ए का औसत भाग है 46, इसको भी 2 से करेंगे तो हो जाएगा 92। तो ए, बी और सी, और ये है बी और सी, और ये है सी और ए, तो इनके जो मान हैं ये निकल आए हैं, टोटल जो भार है वो निकल आया है यहाँ पे। ठीक है, अब पूछ रहा है सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ए और बी प्लस सी जो है टोटल है 156। तो बी और सी यहाँ पे दिया हुआ कितना है 88, तो यहाँ से इसमें से 156 से 88 घटाएंगे। ठीक है, तो ए का मान निकल आएगा। ठीक है, तो 156 से 88 घटाते हैं तो बचेगा 16 से 8, 14 से 8 6, ठीक, तो बचेगा 68। तो ए का मान जो निकलेगा ये निकलेगा 68। ठीक है, और फिर यहाँ पे सी और ए दिया हुआ है यहाँ पे 92। ठीक, तो एक यहाँ सी और ए में अगर ए का मान रख देंगे 68, ठीक है, तो सी का मान निकल आएगा यहाँ पे। तो 92 से अगर 68 को हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 12 से 8 गया 4। ठीक है, और ये 8 से 6 गया, ये बचेगा 2, 24। ठीक, तो सी का मान कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 24। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए 24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है इसको हल करना है। तो ये जो है फार्मूला बन जाएगा इसका, क्योंकि देखो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये है फार्मूला, मतलब ये है इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, इस तरीके से इसको रख दो, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका आएगा कितना, तो आंसर इसका आएगा 55 का 480। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मिथिलेश ने नेहा से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। नेहा का मिथिलेश की पत्नी से संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसे मिथिलेश ने नेहा से कहा। ठीक, तो ये नेहा हो गई। नेहा से कहा कि तुम्हारा इकलौता भाई, मतलब नेहा का इकलौता भाई, नेहा का इकलौता जो भाई है का जो पुत्र है, ठीक है, मेरी पत्नी मतलब मिथिलेश की जो पत्नी है का क्या है, भाई। ठीक है, मतलब जो इसकी पत्नी है उसका भाई है इसका पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखो, अगर जो इसका पुत्र है ये है
भाई, ठीक है, और भाई किसका है? मिथिलेश की पत्नी का, ठीक, मेरी पत्नी का। अब पूछ रहा है कि नेहा का मिथिलेश की पत्नी से संबंध बताना है। तो नेहा कहाँ है? नेहा ये है, ठीक है। मिथिलेश की पत्नी कौन है? मिथिलेश की पत्नी ये है, ठीक। तो नेहा जो है, पत्नी संबंध क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो पत्नी है भाई है। भाई क्या है? जो उसका पुत्र, जिसका भाई है वो है नेहा के भाई का पुत्र, ठीक है। तो भाई बहन का रिश्ता कैसे बनता है? जैसे कि मान के चलो कि आपके पिताजी हों, ठीक है, आपके पिताजी की क्या है? बहन हो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भाई बहन की। तो आपके पिता के अगर बहन हो, क्या लगेंगे? आपकी बुआ लगेंगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इनका रिश्ता क्या आ जाएगा? जो इनकी पत्नी है उनका रिश्ता जहाँ पे क्या जाएगा? बुआ का जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च 2022 को बृहस्पतिवार था तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब एक एक ईयर आगे बढ़ता है, ठीक है, तो जो दिन होता है दिन एक एक करके आगे बढ़ जाता है। जैसे 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2013 को ये हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। फिर 1 मार्च 2014 को क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शनिवार। 15 को रविवार। 16 को सोमवार, ठीक। तो 16 को क्या जाएगा यहाँ पे? 1 मार्च 2016 को जाएगा सोमवार। पर यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि लीप ईयर अगर है तो एक दिन और बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 फरवरी जो है, फरवरी 16 है, ठीक है। तो 16 में क्या है? 16 क्या है? लीप ईयर है, ठीक। लीप ईयर कैसे पता करते हैं? 4 से भाग दे दो, 0 आ जाएगा, तो लीप ईयर है। मतलब 4 से कट जाए अगर, देखिए 0 नहीं, 4 से अगर कट जा रहा है पूरा पूरा, तो लास्ट के 2 अंक जो है 4 से कट जाए तो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये है लीप ईयर, और लीप ईयर में एक दिन और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोमवार ही हो जाएगा मंगलवार, ठीक। तो 1 मार्च 2016 को होगा मंगलवार। तो 29 फरवरी को क्या होगा? तो 29 फरवरी के लिए एक दिन और कम कर देंगे पीछे साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोमवार आ जाएगा फिर। मतलब कि 29 फरवरी को हो जाएगा ये सोमवार। और लीप ईयर में क्या होता है कि जो पहला दिन होता है फरवरी का, वही होता है 29वां दिन, ठीक है। अगर पहला दिन अगर सोमवार है, 29वां दिन सोमवार होगा। पहला दिन अगर मंगलवार है तो 29वां दिन मंगलवार होगा। तो अगर 29वां अगर मंगलवार है तो पहला दिन भी मंगलवार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 29वां दिन कौन सा है? सोमवार। तो पहला पहला दिन कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सोमवार। तो 1 फरवरी 2016 को भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोमवार, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका जो है सोमवार, ये सही हो जाएगा इसका। इसमें क्या करना है? असंगत अलग करना है। त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान या कफ विज्ञान। तो इसमें त्वचा, वृक्क, हृदय, ये सारी चीज़ लगभग एक ही चीज़ें हैं। कवक विज्ञान जो है ये लगभग वनस्पति कह सकते हो आप, कवक हो गया, और अदर चीज़ें जैसे जो होती हैं इससे कवक संबंधित जो इसकी जो वैरायटीज़ होती हैं उनका विज्ञान, उनको स्टडी जो क्या होता है? कवक विज्ञान कहलाता है। तो ये चीज़ें पूरी ये जो है अलग हो जाएंगी पूरे तरीके से, ठीक। तो ऑप्शन डी जो है असंगत होगा इसमें, ऑप्शन कवक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष के हिसाब से इसका आंसर निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या है कथन पहला? कुछ बारिश चक्रवात है, ठीक। तो कुछ जो बारिश हैं वो चक्रवात हैं। तो ये हो गया चक्रवात, तो ये हो गया बारिश, ठीक। फूका कह रहा है इसमें कि कुछ बारिश जो है चक्रवात है, मतलब कि ये वाला पोर्शन जो है, कुछ वाला क्षेत्र चक्रवात का बारिश का हो गया, ठीक। दूसरा क्या है? कुछ चक्रवात प्रवात हैं। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन हो गया एक, ठीक। ये हो गया प्रवात का, ठीक। तो कुछ चक्रवात जो हैं प्रवात हैं, तो ये वाला हिस्सा हो गया कुछ चक्रवात प्रवात वाला। फिर तीसरा है कथन, कोई भी प्रवात गरज नहीं है, ठीक। तो कोई भी प्रवात जो है गरज नहीं है, ठीक। तो ये पूरा अलग हो गया इसका। अब जो निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ चक्रवात बारिश हैं। तो कुछ जो चक्रवात हैं बारिश हैं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सही। कोई भी गरज चक्रवात नहीं है, तो कोई भी गरज जो है चक्रवात नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है।
और तीसरा है कोई भी प्रवात बारिश नहीं है। ठीक है, तो कोई भी प्रवात बारिश नहीं है यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चक्रवात का जो हिस्सा देख रहे हो तो बारिश का भी है और प्रवात का भी है। ठीक है, तो हो सकता है इसका भी कनेक्शन यहाँ से हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन हो इसका। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला नहीं कह सकते हैं, तो ऑप्शन 1 और 2 जो है, ठीक है, इसके राइट हैं निष्कर्ष। तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 जो है अनुसरण इसका कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही 40 जियो 105, तो इसी कुछ भाषा में बैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो ही है, ठीक, इनमें जो नंबर्स रहते हैं जैसे एक है ए है, ठीक है, 1 नंबर पे है, बी है 2 नंबर पे, इसी तरीके से जो ही है, ठीक है, ये कितने नंबर पे है 8 नंबर पे है। ठीक, ई है 5 नंबर पे, तो 8 में 40, इनका गुणा जो है लिखा गया है। ऐसे ही जियो का है, जी जो है कितने नंबर पे है, ये है 7 नंबर पे। ठीक, जियो जो है ये है 7 नंबर पे और ओ जो है 15 नंबर पे है। ठीक, तो ये हो जाएगा 105, 15 से 105। ठीक, इनका गुणा जो है 105, तो ये हो गया इसका। उसी प्रकार बैंड जो है, ठीक, इसी प्रकार बैंड अगर देखा जाए तो बैंड में बी जो है 2 नंबर पे है, ए जो है 1 नंबर पे है, एन जो है ये है 14 नंबर पे और टी जो है ये है 4 नंबर पे। ठीक है, तो 2 कम 2 ये हो गया गुणे 14 गुणे 4। ठीक, तो 14 गुणे 8, ठीक, ये आ गया। 14 गुणे 8 कितना होगा, ये होगा 112। ठीक, तो 112 यहाँ पे है ऑप्शन डी, तो ये हो जाएगा सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। झांसी, ललितपुर, मेरठ या लखनऊ। तो मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है मई 2023 में किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन या सीरिया को। तो अरब लीग में 2023 में मई 2023 में शामिल किया गया है दोबारा सीरिया को। सितंबर 2023 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। डेनिल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, बेन शेल्टन। तो ये जो है 2023 का पुरुष एकल खिताब ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये जीता है नोवाक जोकोविच। जुलाई 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा या हरियाणा में। तो जुलाई 2023 में जो शक्ति स्कूटर मिशन शुरू करी गई है, ये शुरू करी गई है उड़ीसा राज्य में। ठीक, तो ऑप्शन सी का जो है सही होगा। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी। तो मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड बनाया रहने का ये बनाया है नवीन पटनायक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66 का ऑप्शन सी। और नवीन पटनायक ये हैं किस राज्य के, तो ये हैं उड़ीसा के। ठीक, ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री पद पर है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग ओपीडी की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है। सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, बाबू जगजीवन राम अस्पताल या बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल। तो ये जो है ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी की जो है शुरुआत करी गई है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। ये कहाँ है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में किसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। सुमन बेरी, परमेश्वरन अय्यर, वीवीआर सुब्रमण्यम या सीपी राधाकृष्णन। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ठीक है, ये जो हैं नियुक्त किए गए हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। डॉक्टर
असगर वजाहत, शरद पगारे, नासिरा शर्मा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो 32वां व्यास सम्मान जो है 2022 प्रदान किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया गया है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, खड़गपुर रेलवे स्टेशन या सोनपुर रेलवे स्टेशन। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक, यह है कहाँ पे? यह है हुबली। हुबली कहाँ है? यह है कर्नाटक में। और इसका जो प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है? ये प्लेटफॉर्म नंबर 8। तो ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इसके DI का क्वेश्चन जो बचा है इसका, और हिंदी का जो क्वेश्चन बचा है जो पैराग्राफ का, उसको क्या है कि लास्ट में जो कुछ करा देंगे। ठीक है, और पैराग्राफ क्या है कि सारे कराने का मतलब कोई है होता नहीं उसका, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ग्रामर से, बाकी जो पैराग्राफ कुछ जो पैराग्राफ से क्वेश्चन करने होते हैं उनका तरीका आपको बता देंगे। ठीक है, और तरीका बताना क्या है उसमें यही रहता है कि पहले क्वेश्चन देखो उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है, ऐसे क्या है आपका टाइम बच जाता है। और DI पोर्शन जो है यहाँ पे इसे कराने मिलेगा, तो लास्ट में जो है उनको कुछ जो DI पोर्शन है इसके वो करा दिए जाएंगे।